अस्सलाम वालेकुम। तो हलवा से टॉपिक्स आपने पढ़े घर जाके, कल तो परेशानी नहीं हुई। रिसोर्सेज की लिस्ट देखी, इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जस्ट इन्होंने चंद रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया है और चंद सवाल थे। एक चीज आपको समझ आ गई कि याद नहीं कर राइट साइड के जो सवाल हैं वो ऐसा ना हो कि आप लोग याद करने बैठे हुए हो, जस्ट एक आइडिया। हाँ, अगर वो याद करना चाहें तो बेशक कर लें। ये जो हमने अप्रोच की, ये सोर्स ऑडिट, यानी कि अगर हमने देखना है कि हमारा इदारा कितना कर रहा है। जी, ऑनलाइन में आवाज, स्क्रीन और कैमरा। साउंड इशू, सर वॉइस डिले है। वॉइस में डिले है। पता नहीं इधर लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। गरीब क्लासों को ना आपको किस दिन कौन सा कनेक्शन बेहतर होता है, आज ये रखो। ये आवाज, स्क्रीन और कैमरा, आवाज, स्क्रीन, कैमरा इस वक्त क्लियर है? वॉइस का लैग खत्म? ये बाय डिफॉल्ट गंदे वाले नेट से कनेक्ट करते हैं, फिर हम लोकली अच्छे वाले नेट से कनेक्ट करते हैं। तो रिसोर्स ऑडिट, अपने रिसोर्सेज को देखें कि वो किस किस्म के हैं, और जब अपना इंटरनल एनालिसिस कर चुके हो तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं। ये चैप्टर मेनली इंटरनल एनालिसिस पे बात कर रहा है, जो पिछला चैप्टर था वो एक्सटर्नल एनालिसिस पे बात कर रहा था। रिसोर्स ऑडिट के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे? रिसोर्स ऑडिट नहीं, उससे पहले मैं ठीक है, वो तो अभी आएंगे। जिस तरतीब से हमने कल पढ़ा था उस तरतीब से बात करते हैं। रिसोर्सेज ऑडिट हमने देखा, तो ये वाले टेबल आपको नजर आया और आपको अच्छा लगा कि ठीक है, इधर जनरल बातें चल रही हैं, याद कुछ नहीं करना। देन इसके साथ हम लोगों ने और वायरो फ्रेमवर्क, वैल्यू, इमिटेबिलिटी, रेयरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, ये बात समझ आ रही है? इसमें दो वर्ड जो आपस में कंफ्यूज करते हैं वो इमिटेबिलिटी और रेयरिटी। रेयरिटी है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, कि वो रिसोर्स है ही बड़ा कम। जब कम है तो आपके पास है तो दूसरों के पास चांसेस है कि वो वाला रिसोर्स नहीं आ सकेगा। वो रिसोर्स जो एक्वायर किया जाता है मार्केट से, तो जो जितना कम रिसोर्स होगा उतना कीमती रिसोर्स होगा आपके लिए। और इमिटेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने एक रिसोर्स बनाया, डेवलप किया, एफर्ट की, और वो ऐसा था जो फौरन से कॉपी हो सकता था। जैसे मैंने कहा कि अगर हम कभी भी इस बात पे बात करेंगे कि हमारी पब्लिकेशन हमारी असल वर्थ है, तो ये चीज ऐसी चीज है जो फौरन से कॉपी हो सकती है। एक ही घंटे में पूरी पूरी किताब कॉपी हो सकती है, तो हम उस पब्लिकेशन को अपना वो रिसोर्स नहीं कह सकते जिससे हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिले, क्योंकि वो तो बड़े आराम से चोरी हो जाना है। और मजे की बात है कि चोरी करने वाला इतने धड़ल्ले से अपना वाटरमार्क लगा के वो करेगा कि दुनिया को लगेगा कि शायद ये उसका कंटेंट है और इन्होंने बाद में अपनी किताब में डाल लिया। अगर उस तरफ जाए तो पेटेंट्स वगैरह, लेकिन अगेन मार्केट टू मार्केट वेरी करता है, हर जगह पेटेंट्स का इतना एहतराम नहीं किया जाता। जैसे पाकिस्तान में दवाइयों में आपको खुद फार्मेसी वाला बता देते हैं जी इस फार्मूले की 4 दवाइयां हैं और वो सस्ती है। आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर ने फलाना कहा, उसने कहा एक ही चीज होती है, सेम सॉल्ट है, सेम फार्मूला है, सब कुछ सेम है। अब वो सिर्फ ये नहीं बताता कि असल फार्मूला चोरी हुआ है, लेकिन आपको आइडिया दे देता है कि आप वो दवाई लें, ये दवाई लें, एक ही चीज है, सिर्फ ब्रांड का फर्क है। तो इतना ज्यादा, अदरवाइज आप ये जो अपने इंटेंजिबल्स होते हैं इनको अगर आप रिसोर्स कहना चाहें तो फिर आइडियली आपको उसको रजिस्टर करवाना चाहिए एक ऐसे मुल्क में जहां इस तरह की रजिस्ट्रेशंस इफेक्टिव भी हो। जी,
कोर्स भी अगर होगा तो फिर आसानी से मिल सकता है। देखिए असल में वही बात है ना कि जैसे मैंने कहा किताब फौरन से कॉपी हो सकती है। अगर लोगों को पता लग जाए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें एक बहुत बड़ा एज हुआ जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो कॉलेजेस के इतने तजर्बे सारे नाकाम जा रहे थे, हम लोग एक ऐसे सॉफ्टवेयर तक पहुंच गए विच वाज गो टू वेबिनार। इस सॉफ्टवेयर के बाद से मसले खत्म हो गए। जूम पे 50 बंदों से ऊपर बहुत ज्यादा मसले आना शुरू हो जाते हैं। गो टू मीटिंग में एक्सेस हर किसी के पास सेम तरह की होती है तो डिस्टर्बेंस काफी रहती है। तो जितने भी टूल्स मार्केट में अवेलेबल थे सबसे मजेदार टूल ये था, रेयर नहीं था, आराम से मिल जाता था, लेकिन ये इतना महंगा था कि अगर किसी और कॉलेज को पता भी लगा कि जी स्कैन्स वाले तो गो टू वेबिनार यूज कर रहे हैं तो उन्होंने कहा हाँ वो तो कर सकते हैं, सेठ लोग हैं। ठीक है भाई, अगर महीने का $250 हो, एक महीने का $250 एक लाइसेंस का, आपकी सिर्फ MFA की क्लास में 2 लाइसेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, $500 पर मंथ टाइप का लाइसेंस हो गए। हाँ, अब अगेन नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस वक्त जो लाइसेंस इस्तेमाल हो रहा है वो डिफरेंट है और इससे पिछली क्लास में जो इस्तेमाल हुआ था वो डिफरेंट है। $500 तो 2 लाइसेंसेस पे ही लग गया भाई। फौरन से कैलकुलेटर चलाते हुए $500 तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कितने बने? कर ले जी। 1 लाख 200 से मल्टीप्लाई करके भाई 1 लाख तक पहुंचा, अंदाजन 1.25 लाख। अब अगेन अब बात समझ आई कि अगर दुश्मन कॉलेज को समझ भी आ जाए कि अच्छा इनकी क्लास क्यों बेहतर रिले हो रही है, तो भी इसको कॉपी करना आसान नहीं है। सबको पता है, ओपन चीज है। मतलब किसी भी बच्चे से पूछ लें यार स्कैन वाले किस वक्त क्लासे कराते होंगे जी, वो गो टू वेबिनार टाइप की कुछ चीज है, अजीब सी चीज है, पता नहीं क्या है। तो ये पता लग भी जाए उन्हें तो भी इसको कॉपी करना आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि किताब तो कॉपी आराम से हो जाएगी, इसको कॉपी करने का मतलब है या तो अपना पोर्टल बनाए। अगर इतना वो अपना पोर्टल बना सकते होते तो पहले ये बनाते, जो टेक्नोलॉजिकली भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ रिसोर्सेज होता है जिनको कॉपी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी कभी उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, कभी कभी उस पर एफर्ट बहुत ज्यादा होती है। तो रेयरिटी और इमिटेबिलिटी में फर्क है। रेयरिटी है कि वो चीज में मतलब हम कहेंगे जी पूरी दुनिया में 3 लाइसेंस थे उनमें से एक हमने पकड़ लिया, तो ये होता रेयर लाइसेंस। तो गो टू वेबिनार रेयर नहीं है, लेकिन इसको कॉपी करना आसान नहीं है, इसके ऊपर क्वारी होती है अच्छी खासी जी। रेयरिटी में स्किल्स भी आ सकती हैं कि पूरे पाकिस्तान में गिनती के 2 लोग हों जिनको वो वाली वैल्यूएशन करनी आती हो, 3 लोग हों जिनके पास फलाना तरह की स्किल हो। सर 1,09,771 पाकिस्तानी रुपए। ठीक है, इन्होंने आज के रेट के हिसाब से जो है वो बताया। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं इसमें 2 वर्ड्स आपस में कंफ्यूज करते हैं, वो समझ आ गए। वर्ड ऑर्गेनाइजेशन समझ आया था, वैल्यू समझ आया था, देन हमने कॉर्पोरेट नॉलेज पे बात की थी। बस इतना सही पढ़ा था कल। कितनी शर्मिंदगी हुई होगी आपको घर जाके पढ़ते हुए। अच्छा हाँ, वो गोला भी पढ़ा था, वो तो नहीं दोबारा डिस्कस करने की जरूरत। वैल्यू दें, वैल्यू से प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट से शेयर होल्डर्स को अच्छे वो मिलेंगे, रिटर्न मिलेंगे, वो दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे, दोबारा से वैल्यू पे इन्वेस्ट करें, वो और गोल गोल चलता रहेगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जी, ये लैब्स कहाँ करता है? जहां शेयर होल्डर्स को रिटर्न ज्यादा मिलते हैं और वो वैल्यू पे कम इन्वेस्ट करते हैं। जब वो कहते हैं कि यार ठीक है लोगों को तो सर्विस मिल रही है, अब डिविडेंड्स हम ज्यादातर खुद रखें और कंपनी में ना रखें, तो वो कंपनियां जिनकी आदत बन जाती है कि बस वो डिविडेंड खाना शुरू कर देती हैं और कंपनी में री इन्वेस्ट नहीं करते, वो डूब जाते। एक खास हद से ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जितनी भी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, वो हर वक्त अपनी प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते रहते हैं। और कुछ नहीं तो साल बाद अपनी प्रोडक्ट का पैकिंग ही चेंज कर देंगे, उसका कलर चेंज कर देंगे कि अब ये नीले वाले सर्फ में से पीला वाला सर्फ निकल रहा है या पीले वाले सर्फ में से हरा वाला सर्फ निकल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ आपको रंगबाजी करते रहनी पड़ रही है। तो हर वक्त आप आगे से आगे मजीद से मजीद वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। जी, इसका इन्होंने कहा ये जो स्पाइरल नजर आ रहा है इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट शुरू ही तब होगा जब आप वैल्यू देंगे,
और पहली दफा वैल्यू देने के लिए अगर आपके पास डिफरेंशिएशन पे इन्वेस्ट करने का पैसा नहीं है तो आसान तरीका है कि आप सस्ते पे आ जाए। जी जो बेसिकली वैल्यू क्रिएशन की स्ट्रेटेजी है ना, इसमें आपको कहानी ऊपर वाले बॉक्स से स्टार्ट होगी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्रिएट्स वैल्यू फॉर द कस्टमर। पहली दफा वैल्यू क्रिएट करेंगे तो कहानी आएगी, और वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। जरूरी नहीं कि हमेशा वैल्यू पैसों से क्रिएट हो। मैंने आपको बताया कि वैल्यू क्रिएट करने के दो तरीकों में से एक तरीका है कम पैसों पे आ जाए, एक ये है कि प्रोडक्ट के फीचर्स पे इन्वेस्ट करें, और अब प्रोडक्ट के ज्यादा पैसे भी मांगेंगे तो कोई उस पर माइंड नहीं करेगा। जी तो ये जो ये स्पाइरल था, इस पे तो नहीं कोई सवाल? ठीक है, ये कैसे होगा? तो इन्वेस्ट करके ज्यादातर करते हैं। जी इन्होंने कहा कि वैल्यू ऐड करने से फर्म की कॉस्ट कम हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? अगर आपने एक चीज है 100 रुपए की, 100 आपकी कॉस्ट और आप बेच कितने की रहे हैं? 200 की। आपने उसमें वैल्यू ऐड की 25 रुपए की, अपनी तरफ से 25 रुपए इन्वेस्ट किया, बट उसकी सेलिंग प्राइस को 200 से उठा के 300 पे ले गए। यादव ने कहा था 20 रुपए कुर्सी पे लगा लेकिन कीमत 100 रुपए बढ़ गई। तो वैल्यू ऐड करने की कॉस्ट कम होती है और उससे मिलने वाला रिटर्न ज्यादा होता है। तो अब आप सेलिंग प्राइस से अपनी कॉस्ट को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा नीचे आ चुकी है। दूसरी अप्रोच क्या है कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ जाएं, लार्ज प्रोडक्शन करें। जब आप लार्ज प्रोडक्शन करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो सुना है ना आपने? ये क्या चीज होती है? जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी कॉस्ट पर यूनिट पे जब डिवाइड होगी तो वो छोटी हो जाएगी। आपने इकोनॉमीज ऑफ वो स्केल तो सुना है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप सुना है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, ये क्या चीज होती है? किसी को आइडिया? इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आप एक ही चीज की प्रोडक्शन बढ़ा के बेनिफिट ले लेते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में आप अपना स्कोप बढ़ा लेते हैं, आप ज्यादा तरह की प्रोडक्ट उन लोगों को देना शुरू कर देते हैं, जिससे अगेन पर यूनिट ऑफ योर बोथ प्रोडक्ट्स जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक कैंटीन है, उस कैंटीन के समोसे बड़े अच्छे चलते हैं और बहुत मशहूर हैं। एक तरीका इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ये है कि वो 500 समोसों के बजाय 1000 समोसे बनाना शुरू करते हैं और उनकी पर समोसा कॉस्ट कम हो जाए और लोगों को सर्व करते रहे। अगर मार्केट में गुंजाइश है तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें। दूसरा ये है कि वो उनके साथ चिप्स रखना भी शुरू कर दें। ये इकोनॉमीज ऑफ स्कोप है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि आप जिस चीज में डील करते हैं आप उसी के अंदर बड़े स्केल पे चले जाए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये है कि हम बड़े बड़े कमरे बनाएं और हम सीए के स्टूडेंट्स को, ज्यादा स्टूडेंट्स को एक क्लास में पढ़ाना शुरू कर दें, पर स्टूडेंट कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। जब ये लाइसेंस हजारों स्टूडेंट्स पे डिवाइड होगा तो हमें इतना बुरा नहीं लगेगा। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप ये है कि हम इसी से भी शुरू कर लें, हम ट्रेनिंग कोर्सेज भी शुरू कर लें, हम जो है यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज भी शुरू कर लें। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्कोप है कि पहले बिल्डिंग का खर्चा सीए के स्टूडेंट्स पे डिवाइड हो रहा था, अब बिल्डिंग का सारा खर्चा सीए, सीसीए, फलाना, ये वाली चीज, वो वाली चीज, उन सब पे डिवाइड हो रहा है। तो अगेन आप कॉस्ट कम कैसे कर सकते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो एक बड़ा मशहूर तरीका है, और एक कम मशहूर तरीका है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। वापस इधर आते हैं, ये स्पाइरल क्लियर है? ऑनलाइन एक सवाल, सर ये साइकिल उल्टा भी चल सकता है? यस, आप वैल्यू कम दें, वैल्यू कम देंगे, कम रिटर्न आएंगे, कम रिटर्न आएंगे, शेयर होल्डर इंटरेस्टेड नहीं होंगे उस कंपनी में री इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे निकालना शुरू कर देंगे। तो अगेन हमें ये समझा रही हैं कि आप अपनी चेन बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट्स बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप अपने इदारे को बेहतर कैसे कर सकते हैं अगर इस साइकिल को सही डायरेक्शन में गोल गोल घुमाएं। जी यहां तक बात समझ आ रही है? फिर आप लोगों ने पढ़ा था कॉर्पोरेट नॉलेज और नो हाउ वाली बात। The knowledge and know-how that is acquired by entity as a whole, it is created through the interaction between technologies, techniques and people। वो knowledge और know-how जो आपने हासिल की है बहुत सारी एफर्ट करने से, उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। कल इसकी मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी। अगेन वही बात है कि जिस वक्त सब ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट हुए अचानक से कोविड में, तो हर कॉलेज को बड़े शदीद मसले आने शुरू हो गए। बच्चे कमेंट्स में आके जनाब वो शरारतें करना शुरू हो गए, पीछे से सॉन्ग लगा लेते थे, कुछ और इस तरह से ना स्क्रीन पे लिखना शुरू कर देते थे। तो इतनी ज्यादा अजियतें थी, ये लोग भी शुरू में एक दो दिन अजियत से गुजरे। फिर उन्होंने किसी ऐसे बंदे से मशवरा किया जो कि ऑलरेडी उस फील्ड में था,
उस नॉलेज और नो हाउ का ये फायदा हुआ कि ये एक अच्छे सॉफ्टवेयर पे पहुंच गए। इन्हें लगा कि ये महंगा है, तो इनको सजेस्ट किया उस शरीफ आदमी ने कि भाईजान ये सॉफ्टवेयर महंगा है, लेकिन ये लगा लें, मसले हल हो जाएंगे। इन्होंने कहा जी ये महंगा सॉफ्टवेयर है, हम अपने पूरे कॉलेज के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको ज्यादा शौक है तो आप अपनी क्लासें इस पे कर लें। उस शरीफ आदमी ने वो क्लासें अपनी उस पे करना शुरू की, तो एक और थोड़ा सा ज्यादा शरीफ आदमी, उसने कहा ये क्या है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल है? कहा जी ये बड़ा मजे का सॉफ्टवेयर, इसमें ऐसे ऐसे होता है। मेरा मसला हल हो गया, आओ हम मिलके ये सॉफ्टवेयर शेयर कर लेते हैं। शरीफ आदमी की कॉस्ट जो है वो मतलब पर्सनल जेब से खर्चा कर रहा था, शरीफ आदमी की कॉस्ट आधी हो गई। शरीफ और बड़े शरीफ जो आदमी है, दोनों ने मिलके वो कर लिया। तो फिर कॉलेज को एहसास हुआ एक सेशन के बाद कि यार ये दोनों ने तो खुद ही कर लिया सारा कुछ, और बच्चे तो थे नहीं सामने। तो वो दोनों शरीफ आदमी एक एक कमरे में बैठे हुए थे। तो कॉलेज ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये एक एक कमरा इनके अपने घरों का हो, भाई लाइसेंस भी इनका, ज्यादा से ज्यादा हम इनको सर पे एक पंखा चला के दे रहे हैं या एक एसी चला के दे रहे हैं, और ये लोग इतने तो पैसे रखते हैं कि ये अपने घरों में पंखा और एसी चला सकते हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर भी इनका है तो समझे, मतलब अपना क्लासरूम ही पकड़ लिया ना पूरा का पूरा। तो फिर कॉलेज को एहसास हुआ कि ये घाटे का सौदा है। तो उन्होंने फिर कहा कि जी इसको हम स्पॉन्सर किया करेंगे, आप लोग खर्चा मत किया करें, हमें अच्छा नहीं लगता आप लोग खर्चा करें। तो अगेन ये नॉलेज एंड नो हाउ का फायदा ये है कि उस टाइम पे मतलब मैं आपको बताऊं, इस कॉलेज की जो एकदम से ग्रोथ आई है ना, वो कोविड में आई है। कोविड से पहले हम सर्व कर रहे थे, लेकिन फिजिकली एक लिमिट थी ना कमरों की भी, टीचर्स की भी। एक टीचर कितने बैचेस दे सकता है, एक कमरे में कितने बच्चे आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कैमरे लगा के नीचे वाले कमरों में थोड़ा सा लाइव स्ट्रीम कर लेते, तो नीचे वाले कमरों की मैक्सिमम कैपेसिटी 100, 125, 150। लेकिन कोविड के बाद जब हमने ऑनलाइन नॉलेज का इस्तेमाल किया, तो उससे फायदा ये हुआ कि एक क्लास में हजार बच्चा हो। और ये एमएफए जिसमें सबसे कम वॉल्यूम होता है, एमएफए ऑडिट, ये बड़े गरीब पेपर होते हैं, सबसे एंड वाले पेपर्स होते हैं। इसके अंदर फिजिकल, लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन, ये सारे मोड्स ओपन हो गए। तो वो एमएफए जिसके अंदर वैसे ही किसी कॉलेज में 30-35 बच्चा हो जाए बड़ी बात है, यहाँ पे सैकड़ों बच्चे हो गए। आते फिर लाइव कितने, 27 बच्चे। लाइव क्लास को रिकॉर्डेड क्लास बना लेते भाई, फिर रिकॉर्डेड क्लास लो, अच्छे लोग रिकॉर्डेड क्लास भी दे रहे हैं। खैर, नॉलेज एंड नो हाउ, बात समझ आई कि ये जो नॉलेज है ना, ये जो क्यूमुलेटिव नॉलेज है, ये कहीं ना कहीं इदारे को बड़ा काम आता है। तो क्यों ना इदारे के अंदर कुछ सियाने लोग मौजूद हो, क्यों ना इदारे के अंदर कुछ पुराने लोग मौजूद हो जिनका नॉलेज और नो हाउ इस तरह का हो कि फॉर एग्जांपल आईकेप नई स्कीम लेके आए, तो वो कहें भाई मैंने आईकेप को 3 दफा नई स्कीम लाते देखा, आईकेप नई स्कीम लाने के बाद ये ऐसे और ऐसे और ऐसे करता है। तो जिस इदारे को पहले से पता होगा कि आईकेप क्या करने वाला है, वो इदारा ज्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजीज बना लेगा। जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी कि जब इन्हें पता था कि अब आगे ये वाले कोर्सेज आने वाले हैं, तो टाइमली जाके इन्होंने अप्रूवल्स ले ली, और अचानक से जो है वो सबको पता लग गया जी लाहौर में तो सिर्फ 2 कॉलेजेस के पास ये अप्रूवल है। टाइमली कंप्यूटर ठीक करवा लिए। ये इतने अरसे से जो नीचे लैब्स के काम और वो सारे चल रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि वो अचानक इन्होंने सोचा कि कंप्यूटर्स की स्क्रीनें बदलवा लें या कुछ और। ये पूरे प्लान तरीके से चल रहे थे। तो जिन इदारों के पास पहले से अच्छी नॉलेज होती है, वो बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। फिर अगेन मार्केट की नॉलेज, इंडस्ट्री की नॉलेज, सॉफ्टवेयर की नॉलेज, टेक्नोलॉजी की नॉलेज, पॉलिटिक्स की नॉलेज, ये सारी चीजें, इवन अक्सर बिजनेसेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में फायदा उठाते हैं। तो ये वो सारी चीजें थी। इसमें कोई जुमला ऐसा जो आपको परेशान कर रहा है? जी आपका क्या सवाल था इसमें? थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का इशू था, और आप बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई ऑलमोस्ट। देखिए क्या नॉलेज और नो हाउ, एक इदारा जितना पुराना है, इंसान, एक डॉक्टर जो कि 65 साल का है, मरीज उसके पास जाके अभी बोलना शुरू करता है कि डॉक्टर 2 मिनट में बता देता है इसको क्या मसला है, और उसको दवाई लिख के अगले बंदे को बुला लेता है। दैट इज एक्सपीरियंस, क्योंकि उसको पहले से ही पता होता है कि ज्यादातर लोगों का जो मसला इस मौसम में खांसी वाला हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली ये 3 इश्यूज होंगे। एक सवाल पूछ के एक इशू को साइड पे कर देता, दूसरे सवाल से दूसरे इशू को, फौरन से उसको नीली पीली सी 4-5 गोलियां देके कहता है रब रखा। तो ये नॉलेज ही तो है। तभी तो जो जितना सियाना होता है, जितना पुराना हो जाता है, उतना एसेट बन जाता है। तो कंपनियां भी तो इंसान होती हैं, आपने टेक्स्ट में नहीं पढ़ा, कंपनियां पर्सन होती है, तो कंपनियों की भी तो नॉलेज होती है, कंपनियों ने भी तो कुछ सीखा होता है, बिजनेसेस ने भी सीखा होता है। तो जो सीखा होता है वो काम आता है।
सर इससे मार्केट की डिफरेंट क्लासेस टारगेट हो सकती हैं जी। अगेन वही बात है कि आपके जो वो वैल्यू वाला सर्कल है वो भी, और इससे भी नॉलेज से, कॉर्पोरेट नॉलेज जितना बेहतर होगा उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप तमाम लोगों की नीड्स समझ सकेंगे। हर ग्रुप की अलग अलग नीड्स है, तो जितना ज्यादा आप चला रहे हैं इदारा, जितने अरसे से चला रहे हैं, आप हमेशा समझेंगे मार्केट में 3 तरह के लोग होते हैं। इन लोगों को ये चीज चाहिए, इन लोगों को ये चीज चाहिए, इन लोगों को ये चीज चाहिए। जैसे जेन्युइनली हमें पता होता है कि बच्चे को चाहिए रिकॉर्डेड क्लास, बट मांगता लाइव क्लास है, तो इनकार नहीं करते क्योंकि लाइव क्लास की फीस ज्यादा है। नॉलेज बताता है कि एंड पे उस लाइव वाले बच्चे ने शिफ्ट रिकॉर्डेड पे। आई एम वेरी श्योर कि हमारे पास ऑनलाइन 200 से ज्यादा बच्चा होगा जिसको लाइव देखना चाहिए। 27 बच्चे लाइव है और अभी पहला महीना है, अभी को बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, तो सोचे अगले महीने में ये 12 पे आए हुए होंगे। नहीं सर, ज्यादा होंगे, यहाँ से भी चले जाएंगे। एक महीने के यहाँ से चले जाएंगे तो ये 12 पे होंगे, आप में से कुछ जाके उसको दोबारा 20 करेंगे, फिर आप लोग भी गायब होना शुरू हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो नॉलेज है इससे आइडिया तो होता है। तो अब ये हमें पता है कि बच्चे को असल में चाहिए क्या, तो हम कैंपस इनसाइड पे काम करते रहते हैं, रिकॉर्डेड को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पता ये है कि लाइव में जो मर्जी भी बच्चे आना चाहें, अल्टीमेटली 1-1.5 महीने बाद वो ठंडे होते होते उस पर चले जाएंगे। और सुबह 8 बजे वाली क्लास, सर्दियों का मौसम, रजाई से हल्का सा मुंह बाहर निकाल के सामने मोबाइल ऐसे करके रखा हुआ होगा और देख रहे होंगे, फिर सोचेंगे कि सवाल तो बाद में बंदा कर लेते हैं, इस वक्त व्हाट्सएप करा रहे हैं तो ठीक है, इनकी क्लास देखते जाते हैं, एंजॉय करते जाते हैं। तो टीचर्स को फिल्म की तरह से चला लिया है, और फिर लाइव में टीचर फास्ट भी नहीं चलता। कैंपस इनसाइड पे टीचर के साथ खेलते रहो, टीचर सवाल शुरू किया और नहीं है बड़ा सुस्त टीचर है ये, जो है ना आधे घंटे आगे क्लिक करते हैं, पहुंचे तो पता लगा वो 7वीं लाइन तक पहुंचा। बेचारे ने 7 लाइन आधे घंटे में अगर कराई है तो कुछ तो बोला होगा बीच में गरीब ने, कुछ तो ज्ञान दिया होगा, कुछ तो एक एक स्टेप के अंदर गहराइयां आपको बताई होंगी। वो तो आपको चाहिए नहीं, आपको तो स्क्रीन पे लिखा हुआ सवाल चाहिए। तो दिस इज द थिंग कि बिजनेस को पता होना चाहिए और बिजनेस पर मासूम भी बन जाए। तो इसलिए आपको फिजिकल क्लास में एडमिशन देते हुए हम बड़े मासूमियत से कह देते हैं कि हाँ 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 फिजिकल क्लास आ जाओ, फिजिकल क्लास ले लो। पिछले 1.5 साल से जितनी हमारे पास कमरे में कुर्सियां हैं उससे तकरीबन 20, 30, 40% ऊपर एडमिशंस कर रहे हैं फिजिकल क्लास में। ये जानते हुए, अब अगेन ये जानते हुए, वो कॉर्पोरेट नॉलेज है ना कि पिछली दफा क्या हुआ था। अब कोई नए बच्चे थोड़ी आ जाएंगे, कोई अचानक से कोई बहुत ज्यादा गंगा नहाए बच्चे तो नहीं आएंगे, बच्चे तो उसी तरह के होंगे, उनकी वही हरकतें होंगी। तो ये वो कॉर्पोरेट नॉलेज है जिसका कॉलेज एज ले रहा हो। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें जो है ना वो बड़ी सारी प्रैक्टिकल बातें हो सकती हैं, लेकिन वही बात है कि आप क्या करेंगे। या तो आप अपने आप को बदल लें, कितना मजा है कि सेशन स्टार्ट हो और कमरे में कुर्सियां खत्म हो जाए और आप कॉलेज से कहीं आप लोगों ने जुल्म किया, आपने ज्यादा एडमिशन क्यों किए। सिर्फ एक आध क्लास में पहले दिन मसला बनता है। इस दफा बिजनेस लॉ में 2 दिन मसला बना है हमारे पास, क्योंकि वो इस कमरे में होते होते अचानक से नीचे चली गई, क्योंकि यहाँ कॉस्ट की एक और क्लास आ गई और न्यूमेरिकल क्लास हो तो फिर जाहिर है। और अगेन फिर वो बड़ा शरीफ छोटा शरीफ वो वाले तो वो बस पहले दिन मसला बना है, उसके पहले 2 दिन मसला बना, उसके बाद मसला बना ही नहीं। बात समझ आ रही है। कॉर्पोरेट नॉलेज नो हाउ में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन जी। जी ये एक अजम्पशन है, भाई ने कहा ये एक अजम्पशन है कि कॉर्पोरेट नॉलेज और नो हाउ जिसके पास ज्यादा वो अच्छा कमाएगा। देखें कम से कम कुछ चीज आपको चाहिए, मतलब सीए का कॉलेज चलाना है तो बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, ये जुमला रिवर्स नहीं है। बड़ी बिल्डिंग होगी तो सीए का कॉलेज ऑटोमेटिकली चल जाएगा। मतलब कॉलेज चलाने के लिए प्री रिक्विजिट है बड़ी बिल्डिंग, बट बड़ी बिल्डिंग इज नॉट अ गारंटी कि कॉलेज अच्छा चलेगा। कॉलेज तो स्ट्रेटेजी से चलेगा, लेकिन स्ट्रेटेजी तूफानी लगाएं और बच्चे आप 80 बिठा सकते हो, फर्क हो जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि आपको ये सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, एक थ्रेशहोल्ड रिसोर्स आपको चाहिए कि हाँ भाई इतने तो रिसोर्सेज कम से कम होने चाहिए। कॉलेज में कम से कम हर सब्जेक्ट का एक टीचर तो होना चाहिए, ये मिनिमम रिसोर्स। जरूरी नहीं कि हर टीचर बहुत अच्छा चले भी, लेकिन आपको कम से कम एक टीचर चाहिए तो सही हर क्लास के लिए।
तो कम से कम आपको एक बड़ी बिल्डिंग चाहिए और इसी तरह से कम एक अच्छी नॉलेज आपको चाहिए। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे अच्छे से, कुछ अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, असल में सिर्फ रिसोर्सेज होना काफी नहीं है, आप में कंपिटेंस और कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट वीक में ये डिस्कशन बड़े मजेदार मरहले में दाखिल हो जाएगी जिसमें हम रिसोर्सेज को कंपिटेंस के साथ लिंक करेंगे। आपकी किताब में पहली सफे पे एक डायग्राम बनी हुई है जो आईकेएप की किताब में नहीं है, वो डायग्राम मैंने बड़ी अच्छी जगह से चोरी की है। तो उस डायग्राम में वो पूरी गेम समझ आती है कि रिसोर्सेज और कंपिटेंस का आपस में कनेक्शन क्या है। इस वक्त हम रिसोर्सेज पे बात कर रहे हैं जी। सर मेरा फर्स्ट लाइव लेक्चर है, पहले रिकॉर्डिंग थी। शाबाश, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कोशिश करें कि आप लाइव रहें, साथ साथ कमेंट्स किया करें। देखें आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जा रहे होते हैं। सब्सक्राइब सब्सक्राइब और बेल आइकन। सर टेस्ट का सिलेबस बता दें, स्टूडेंट को जल्दी है, उन्होंने कहा ये तो गैर जरूरी बातें चल रही है तो जरा टेस्ट का सिलेबस होगा आज 1:03 तक हमने जितना पढ़ा होगा। ठीक है, 1:03 तक आज हमने जितना पढ़ा होगा। बेहतरीन जी। अभी सुनने में देखने में तो अच्छा लगा, लेकिन लिखने में अच्छा नहीं लगता। नहीं जब टेस्ट का क्वेश्चन आ रहा है इसलिए उड़ा के साइड में मार देना, उसका क्या सोल्यूशन, ज्यादा टेस्ट दे, एक टाइम आएगा आप टेस्ट को उड़ा के साइड में फेंक देंगे। ठीक है, असल में पॉइंट ये है कि डिफरेंट सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की रिटन प्रैक्टिस भी बड़ी जरूरी है कि समझ आ गया। अब दो तरह के लोग हैं, कुछ हैं जिनको समझ आने के बाद कहते हैं जी मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, तो वो रट्टा मार ले। और कुछ कहते हैं कि हाँ भाई मुझे समझ आ गया, मैं अपने अल्फाज में लिख लूंगा, बहुत अच्छी बात है। दोनों तरह के स्टूडेंट्स की अपनी अपनी डोमेन है। हाँ, एक जगह जहां मैं खुद कहूंगा याद करने का, वो है मॉडल्स के जो मेन हेडिंग्स हैं। नीचे के अल्फाज आपके अपने हो सकते हैं, लेकिन जो हेडिंग्स हैं, जैसे वैल्यू चेन में प्राइमरी और सेकेंडरी जो 5 और 4 चीजें हैं, उनके नाम याद होने चाहिए। हाँ, उसके अलावा अंदर आप अपनी बातें लिख सकते हैं। तो जिनको लग रहा हो कि हम नहीं लिख सकेंगे, 3, 4, 5, 6 टेस्ट देने के बाद भी लगे हम नहीं लिख सकेंगे, और उनके पास एक स्किल हो रट्टा, तो जरूर इस्तेमाल करें। मेरा लिखने के प्रॉब्लम नहीं है, मेन इशू जैसे वो है कि चैप्टर 7 का लास्ट तक में एक बुला आ गई, उसका मेन इशू ये है कि अचानक से अगर अजीब सा सवाल आ गया आईकेएप में, फिर क्या होगा, उसका क्या होगा। इससे पहले कि आईकेएप में भला सवाल आए, हम टेस्टों में ऑलरेडी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आईकेएप में जाके आप कहेंगे लो सर एमीन तंग करते रहे हमें, आईकेएप तो बहुत आसान सवाल पूछता है। आप आईकेएप के सवाल देखें, बहुत तकलीफदेह नहीं है। तो 2 दिन ही होते हैं, मतलब आपके एमएफए के मैनेजरियल पोर्शन में एक सवाल थोड़ा सा टेढ़ा होता है, बाकी काफी सीधे होते हैं। बट वो एक सवाल पता नहीं कौन से चैप्टर का टेढ़ा होगा, तो हमने तो हर चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। अक्सर लोग तो बड़े सियाने होते हैं, वो कहते हैं हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे, इधर से थ्योरी के 1-2 चैप्टर याद कर लेंगे, देखी जाएगी। फिर वो अगली दफा दूसरों को कहते हैं कि ये अप्रोच सही नहीं है। फिर वो अगली दफा जो है वो थ्योरी वाले चैप्टर्स को भी तैयार कर रहे होते हैं। 40 नंबर का पेपर अगर एक जगह से आ रहा हो तो आप उसके ऊपर झटका नहीं कर सकते जी। ठीक है, लेकिन वो हमें इंडस्ट्री में दे रहा है, उस पे रिस्ट्रिक्टेड से बाहर नहीं जा। जी बिल्कुल। अब अगेन वही बात है कि आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ से रट्टे वाला ही सवाल है। आपको इसकी एप्लीकेशन किसी भी, जैसे इन्होंने कहा कि रेलवे का सेगमेंटेशन हमने आपसे पूछ लिया, हो सकता है मैं आपसे कहूँ जी फलाना पीआईए के ऊपर ये वाला एनालिसिस कर दें, तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर इतना एक्सपेक्ट करता है कि आप जिस मुल्क में जिस जगह पे बैठे हैं आपको कुछ ना कुछ रफ आइडिया जरूर होगा। बीएमबीएस में आईके अपने एयरलाइन इंडस्ट्री का, पाकिस्तान की एयरलाइन इंडस्ट्री का स्वॉट एनालिसिस करा लिया, जो आज हमने पढ़ना बीएमबीएस में, जो कि छोटा पेपर होता था। तो आईकेएप जो है वो इसमें थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप लोगों से कुछ क्रिएटिव राइटिंग करवाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप जितना ज्यादा टेस्ट देंगे आपका उतना हाथ खुलेगा, उतना अननोन सवाल देख के करने का हौसला बनेगा और थोड़ा सा ग्रिप बेहतर होगी। क्योंकि अकाउंटिंग में आप सवाल प्रैक्टिस कर करके ग्रिप बेहतर बना लेते हैं, वो ग्रिप यहाँ पे भी बेहतर बनानी है। लेकिन अब हमें आगे जाना बड़ा जरूरी है, सवाल खत्म हो गए, अब गैर जरूरी बातें ही सुनने को मिल रही है। डन हो गया, यानी कि असल में वही बात है कि वो वाली बातें जो थ्रू आउट साथ साथ चलती रही हैं, सिर्फ इसका मिजाज डिफरेंट है। आप अगर नोट करें तो हम बड़े स्लो रफ्तार से चल रहे हैं, बट हो सकता है कि मैं 2 वर्किंग डेज के बाद आपको कहूँ कि 50% हमने सिलेबस खत्म कर दिया है मैनेजरियल पोर्शन का। एनालिसिस याद है,
यहीं से तो पेपर आता है सारा, चैप्टर 7-8 से। तो हो सकता है जैसे ही 7-8 खत्म हो मैं आपसे कहूं ठीक है जी आपको 2 छुट्टियां मिलेंगी, एक ग्रैंड टेस्ट। 7-8 का मिला के, मिड टर्म तो बाद में आएगा उसके और बाद, उसमें 2-3 और चैप्टर ऐड कर लेंगे। पहले छोटी बुला फिर बड़ी बुला। आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि मायूस होकर पेपर पास कर लेंगे कि ये तो दोबारा पढ़ लिया ना तो इन्होंने तो बहुत सवाल करा। खैर अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हमें गेम समझ आ गई है, हमें रिसोर्सेज का पता लग गया है कि रिसोर्सेज जो है सर आज टेस्ट के टॉपिक्स भी मार्क करवा दें, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन मार्क। भाई थोड़ी देर पहले जो है वो शायद नहीं सुन रहे थे, मैं दोबारा बता दूं, 1:03 तक हमने जितना पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 का, वो सारा का सारा आपके सिलेबस में आएगा। स्पेसिफिकली 3 मॉडल्स, वैल्यू चेन, रिसोर्स ऑडिट, अगेन ये मॉडल नहीं है, ये आसान सी चीज है, और तीसरा स्वॉट एनालिसिस जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले कि हम स्वॉट एनालिसिस डिस्कस करें, एक चीज जो आपसे बाय द वे डिस्कस हुई थी उसकी भी शक्ल देखते जाते हैं। वो क्या थी? इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने के 2 तरीके। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या हुआ? जहां एवरेज कॉस्ट आप प्रोडक्शन का रिड्यूस कर देते हैं, आप हायर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बनाना शुरू कर देते हैं, जो आप हमेशा से जानते आए हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं जिससे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या है? रिडक्शन इन कॉस्ट माइट बी अचीव बाय प्रोड्यूसिंग 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि एंटिटी जो उन सारी प्रोडक्ट्स को बना रही है वो अचीव कर ले लोअर कॉस्ट पर यूनिट दैट कंपेटिटर that produce only one of the products। आपका कंपेटिटर सिर्फ एक प्रोडक्ट दे रहा है और आप 2-3 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा फायदा होगा। आपका कंपेटिटर सिर्फ सीए करा रहा है और आप सीए के साथ एसीसी भी करा रहे हैं, ये कोर्सेज भी करा रहे हैं, वो कोर्सेज भी करा रहे हैं, तो आपको बिल्डिंग का किराया भी डिवाइड हो जाएगा जरा ज्यादा, आपकी बिजली के खर्चे भी डिवाइड हो जाएंगे, तो आपको पर यूनिट ऑफ सीए का स्टूडेंट भी कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि आपने अपना स्कोप बढ़ा लिया। तो कॉस्ट एफिशिएंसी के 2 बड़े अच्छे तरीके हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 ही तो तरीके हैं जिससे हम अच्छी वैल्यू दे सकते हैं, एक है प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लें, एक है प्राइस कम कर दें। प्राइस कम कब कर सकते हैं? जब कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया हो। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर बात होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी अच्छी कॉस्ट में एफिशिएंसी ले आएगा उतना ही ज्यादा उसमें स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी आ जाएगी, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रेटेजिकली डिसीजंस ले सकता है, वो डिफरेंशिएशन पे भी खर्चा कर सकता है और वो कॉस्ट लीडरशिप या प्राइस लीडरशिप वगैरह के मॉडल को फॉलो करके कम प्राइस पे भी चीज दे सकते हैं। हम इसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कह सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी प्रोडक्ट है और आप उन सारी प्रोडक्ट्स को चला रहे हैं, तो जितनी ज्यादा आप अपना स्कोप बढ़ाएंगे उतना भी आपका पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा, और अगर आप एक ही प्रोडक्ट में है तो जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वॉल्यूम से ताल्लुक है और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का ताल्लुक आपका स्कोप, आपकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी ज्यादा है। तो हमने कहा कॉस्ट एफिशिएंसी कैन बिकम अ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी व्हिच विल गिव ऑर्गेनाइजेशन कंपेटिटिव एडवांटेज। ये वर्ड हमने बात की। फॉर एग्जांपल आप कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर सकते हैं। याद है कॉस्ट लीडरशिप? कम प्राइस ऑफर करें, आप मार्केट में कॉस्ट लीडर होंगे, सबको पता होगा ये सबसे लो प्राइस प्रोडक्ट है और लोग आपकी प्रोडक्ट की तरफ आ जाएंगे, तो डिफरेंशिएशन भी आराम से अचीव हो जाएगी और कॉस्ट लीडरशिप भी। तो ये तो हमारा बाय द वे डिस्कशन में हमें बीच में आगे रखा गया। हमने तो पढ़ना था मॉडल जी, बेसिक एम फिक्स कॉस्ट कम करना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से चल रही होती है। लेकिन इनके कॉस्ट लीडरशिप है, लेकिन इसके लिए अगर हम कम प्राइस करें तो हमारा कंज्यूमर या कस्टमर होगा तो क्वालिटी में। जी बिल्कुल, अगर हम प्राइस कम करेंगे तो कंज्यूमर को लगेगा कि शायद क्वालिटी कम हो गई, तो बड़े ध्यान से चलना होगा। वो प्रोडक्ट जिसमें थोड़ी सी कॉस्ट कम करने से लोगों को नहीं लगता, फॉर एग्जांपल पेप्सी अगर 5 रुपए कम हो जाए तो लोग ये नहीं समझेंगे कि उसकी क्वालिटी बहुत गिर गई है, ठीक है। अगर 20-25 रुपए कम हो जाएगी तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, लोकल बनना नहीं शुरू कर दिया। वो बताएं ना बताएं, दूसरी कंपनी वाले बताना शुरू कर देंगे कि ये तो लोकल नलकों से पानी भर भर के और उसमें सोडा डाल के आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगेन
SWOT analysis. strength, weakness, Strength, weakness, opportunity, threat. ये बड़ा मशहूर एनालिसिस है, SWOT। होता ये है कि रादर देन कि आप हमेशा सिर्फ अपने इंटरनल एनालिसिस पे फोकस करें, आप एक्सटर्नल एनालिसिस पे भी फोकस करते हैं। पहले आईकेप की किताब ने चैप्टर 7 के एंड पे इसमें से आधा मॉडल कराया था और चैप्टर 8 के एंड पे बाकी आधा मॉडल कराया था, और मैंने चैप्टर 7 के एंड पे लिख दिया था कि हम चैप्टर 8 के एंड पे पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस दफा आईकेप ने भी अपनी किताब में चैप्टर 8 के एंड पे इसे पूरा करके डाल दिया है। उन्हें भी समझ आ गई है कि एंड भी लोगों को समझ आना है। वो जो बताया ना ये SWOT एनालिसिस, और हम नीचे वाला आधा पढ़ेंगे, ऊपर वाला आधा तो बाद में जाके हमें समझ आएगा। तो अब हमने ये पूरा, हमने इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस को थोड़ा सा समझ लिया है। अब हमारे लिए आसान है SWOT एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। एक इदारा अगर सिर्फ यही देखता रहे कि मेरे पास क्या क्या अच्छे तगड़े रिसोर्सेज हैं, तो वो हमेशा ही खुशफहमी में मुब्तला रहेगा कि मैं तो सबसे बेहतर हूं। एक इदारा हर वक्त अपनी बुराइयां ही सोचता रहेगा तो वो कभी ग्रो नहीं कर सकेगा। एक इदारा हमेशा बाहर की दुनिया को देखता रहेगा कि लोग क्या कर रहे हैं और अपने आप को इंप्रूव नहीं करेगा तो भी नहीं चलेगा। एक इदारा हमेशा सिर्फ डरता रहेगा और कोई स्टेप नहीं लेगा तो भी मजे की बात नहीं है। तो होता ये है कि आप इसमें 4 चीजों को देखते हैं, 2 इंटरनल, 2 एक्सटर्नल। ये जो S और W है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये आपके इंटरनल मामला। और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट का मतलब बाहर की इन्वायरमेंट में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं और क्या थ्रेट्स नजर आ रहे हैं। देन इसके अंदर एक और मामला भी है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव वर्ड्स है। स्ट्रेंथ, आप में क्या ताकत है, अपॉर्चुनिटीज, आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मार्केट में क्या ऑप्शंस है। वीकनेस और थ्रेट नेगेटिव वर्ड्स। इसका मतलब है आपने अपना अंदरूनी एनालिसिस करना है, बैरूनी एनालिसिस करना है, अपने पॉजिटिव नेगेटिव देखने हैं, मार्केट के पॉजिटिव नेगेटिव देखने हैं। किसी भी बिजनेस ने अगर देखना है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो देयर इज एन आइडियल थिंग कि आप अपना SWOT एनालिसिस करें। सिर्फ बुराइयां मत देखें, सिर्फ अच्छाइयां मत देखें, सिर्फ फायदे मत देखें, सिर्फ नुकसान मत देखें। आप एक क्रूसीफॉर्म डायग्राम बनाएं। ये बेसिकली 2x2 वाला जो वो चार्ट होता है, ये जो मैट्रिक्स सा बना हुआ होता है, इसको हम कहते हैं क्रूसीफॉर्म चार्ट। जरूरी नहीं कि आप ये वर्ड याद करें। 2x2 का आप एक मैट्रिक्स सा बना के, और आप क्या करते हैं, आप किसी भी इदारे का एनालिसिस करना चाहते हैं, अपने किसी भी SBU का एनालिसिस करना चाहते हैं, अपनी किसी कंपनी का एनालिसिस करना चाहते हैं, आप एक डायग्राम बनाते हैं और उस पर चारों तरह की बातें लिख देते हैं। फिर आपको पता लगता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आप अपनी सारी स्ट्रेंथ लिख देते हैं, अपनी सारी वीकनेस लिख देते हैं, मार्केट में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और मार्केट में क्या खतरा आता है। चलें, मैंने आपसे कहा कि आईकेप ने एयरलाइन सेक्टर का SWOT एनालिसिस करवाया एक दफा। SWOT एनालिसिस बस समझने में इतना ही है, आगे अब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है। PIA की बात करते हैं। PIA इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। क्या है इसकी स्ट्रेंथ? ऑनलाइन फिजिकल सारे लोगों से मुझे फीडबैक चाहिए। उसका पुराना नाम जी, ऑनलाइन वालों ने भी बताना है PIA की क्या स्ट्रेंथ्स हैं। उनके तजर्बाकार पायलट्स, अगेन उस सेक्टर के फायदे हैं कि उसमें एंट्री बैरियर है, वो तो सेक्टर हो गया ना। इस वक्त मुझे PIA कंपनी का एनालिसिस है ताकि वो अपने कंपेटिटर्स को, बड़े बड़े रूट्स जो है वो PIA के पास हैं, और बड़े बड़े रूट्स पे जाने का तजर्बा भी PIA के पास है। वहाँ की फ्लाइट कोई नहीं करता, कनाडा से बाहर फ्लाइट भी पाकिस्तान सेलेक्ट करती है। उन इलाकों से डायरेक्ट फ्लाइट आती है जहां से कोई और फ्लाइट नहीं आती। आसान अल्फाज में, इनको हर जगह लाइसेंस मिला हुआ है। जब भी कोई मुल्क पाकिस्तान की किसी एयरलाइन को अपने पास इनवाइट करेगा तो PIA वुड बी द वेरी फर्स्ट, क्योंकि वो ऑफिशियल एयरलाइन है। ये स्ट्रेंथ है इनकी। और सर बिगेस्ट नेटवर्क है पाकिस्तान का, एक्सपीरियंस, लाइसेंस। एक पायलट के पास डिग्री फेक निकली ये वीकनेस है। इस वक्त पॉजिटिव बातें हो रही हैं, यही तो बात है, एनालिसिस सही करना है। पॉजिटिव वक्त पॉजिटिव बातें जी। पॉजिटिव बात क्या है आपके पास? स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, बड़े पुराने कस्टमर। वही बात है ना कि जिसने कभी 11 साल पहले सफर किया था, 3-4 नई एयरलाइंस भी आ गई हो, तो वो कहेगा नहीं यार वो PIA का बड़ा अच्छा सफर था PIA। और अगेन हम लोगों को तो आदत है अपनी कौमी चीजों को बुरा कहने की।
PIA का ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है बाकी सबसे। इनकी लेग स्पेस अच्छी खासी बेहतर होती है, इनका खाना और इस तरह की जो चीजें कनेक्टेड है वो बेहतर है। और क्या क्या स्ट्रेंथ है इनके? ट्रैवल फेयर्स अच्छे हैं, बहुत ज्यादा कमर्शियल नहीं है। लो कॉस्ट स्टाफ तो शायद नहीं, ये इससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। इनके तो इतने एक्सपीरियंस, इनके तो एयर होस्टेस 60-60 साल की हो चुकी हैं, तो इनके पास तो इतना एक्सपीरियंस जो वो लोग मौजूद हैं। सर 1 to direct flight to USA of 15 hours। सर एयर सियाल और एयर ब्लू ज्यादा अच्छी हैं। चलें ठीक है, मतलब हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। मेरे तजर्बे जो है ना वो बाकी एयरलाइंस के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे, और शाहीन में तो जाके बस वाली फीलिंग आती है बकायदा। मतलब बस में आपका घुटना अगली सीट से नहीं टकरा रहा होता, लेकिन शाहीन एयरलाइन में आपका घुटना अगली सीट से टकरा रहा है और आप फंस के बैठे हुए। तो वो मतलब वही बात है कि अलग अलग एयरलाइंस का अपना अलग अलग वो है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पता लगे आप एक क्लिप काट के और चला दें और ये शाहीन कंपनी की बेहुरमती की गई और वो लाना जी। PIA को हमें PIA को देखें, कॉम जब भी लॉयल्टी में उठेगी, जज्बाती होगी, तो वो PIA को सपोर्ट करेगी। ये PIA को एक स्ट्रेंथ है, मतलब एक एज है कि ऑटोमेटिकली वो मुल्क की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ऑटो पे इतने सारे आपको एजेस दे देता है, लाइसेंस आपको सबसे पहले मिलेगा, फिर आप गवर्नमेंट बैक्ड है, अन्य फंड्स। PIA 25 साल तक भी लॉस में चलती रहेगी तो बंद नहीं करेंगे। एयर ब्लू 3 साल लॉस में जाएगी, उनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट वो सेटअप है ना, और जो गवर्नमेंट सेटअप है उसकी चीज डिफरेंट है। स्ट्रेंथ्स और कोई? सर ट्रेनर ऑफ एमिरेट्स, एमिरेट्स के ट्रेनर हैं सर। PIA बेस्ट है। ले जी, स्टूडेंट ने ठप्पा लगा दिया। वीकनेस क्या है? अब देखिए सर, अच्छाइयां नहीं ना देखनी, बुराइयां भी देखनी है जी। क्या चोरी हो जाते हैं? लगेज चोरी हो जाता है। इन्होंने कहा मिस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, लगेज आगे पीछे हो जाता है, जहाज चला जाता है सामान पीछे रह जाता है, सामान डिले हो जाता है। उन्होंने कहा चोरी नहीं होता है। आपने मुल्क की ऑफिशियल एयरलाइन को कैसे बुरा कह दिया जी? जहाज और जहाज उड़ाने वाले दोनों बहुत पुराने हैं जी। ये यूज एरोप्लेन इंपोर्ट करते हैं। इनकी गुडविल खराब हुई हुई है। असल में किसी और एयरलाइन का जहाज गिरे तो इतनी बदनामी नहीं होती, PIA का जहाज गिरे तो वो पूरे मुल्क में जनाब खबरें फैल जाती हैं, सारा कुछ है। अच्छा, फिर हमने एक एनालिसिस करना है, हमने 20 साल उठा के पिछले 20 साल में देखना है कि कौन कौन सी एयरलाइन के कितनी दफा जहाज गिरे। तो हो सकता है PIA का 20 साल में एक दफा जहाज गिरा हो, लेकिन वो एक दफा का सब नहीं याद रखा होगा जी। डायरेक्ट फ्लाइट टू जन्नत जी। वीकनेस सर, लस्सी डिस्कवर हुई थी। सेफ्टी मेजर्स खराब हैं सर, पैसेंजर के सेफ्टी रिस्क हैं सर, लस्सी अवेलेबल नहीं है। वाह जी वाह। सर अच्छा है ना। स्टाफ का बिहेवियर, लगेज मिसकैरेज, फ्लाइट डिलेज बहुत ज्यादा हैं। ठीक, तो वीकनेस है। वीकनेस ये है कि आपके पास ओवर क्राउडेड स्टाफ है। चूंकि गवर्नमेंट का इदारा है तो ऑटोमेटिकली फिर करप्शन भी बहुत ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली फिर गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंसेस भी बहुत ज्यादा होंगे, फिर हायरिंग फायरिंग और उसकी चीजों के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर की तरह मेरिट कम देखा जा रहा होगा और पब्लिक सेक्टर की तरह ज्यादा ही देखा जा रहा होगा कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका। तो नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ब्राइबरी बहुत ज्यादा है। ये वीकनेसेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की छाप लगने के बाद आप फिर इतना इंडिपेंडेंट कमर्शियल इदारे के तौर पर नहीं चल सकते। और अगेन मुख्तलिफ मुल्कों में बैन होनी शुरू हो गई है, और ऐसी खबर ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है। बड़े अरसे बाद यूके की ओपन फ्लाइट्स दोबारा से मिल गई पाकिस्तान को, USA की दोबारा से फ्लाइट्स मिल गई पाकिस्तान को। ये खबरें कोई भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इससे तो बुरा लगेगा। अब मजा तो तब आएगा कि थोड़ी सी नेगेटिविटी होगी जी, कुस्तुनतुनिया वालों ने जो है वो हमें कैंसिल कर दिया, उन्होंने कहा जी आपने नहीं जाना। लेकिन अगेन जब हम नेगेटिव पे बात कर रहे हैं तो यस, हमने फिर पूरा नेगेटिव सोचना जी। ये बाइस्ड ओपिनियन है, उन्होंने कहा मुझे सिर्फ पॉजिटिव ख्याल आ रहे हैं।
तो स्वॉट एनालिसिस करने के लिए आपको नेगेटिव सोचना है। अभी तो हम कॉलेज के बारे में भी सोचेंगे। स्वॉट एनालिसिस है ना, हम तो हर जगह करेंगे। फिर वो रिकॉर्डिंग में से वीकनेस वाला पॉइंट काट देंगे, सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर लेंगे। जी, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगेन एसेट भी बहुत ज्यादा है, खर्चे भी बहुत ज्यादा हैं, स्टाफ भी बहुत ज्यादा है, स्टाफ को निकालना भी आसान नहीं है। और चूंकि गवर्नमेंट के पेरोल पे है तो फिर आपकी पेंशन और ये वाली सारी चीजें भी बाकी प्राइवेट इदारों की निस्बत ज्यादा तकलीफ दें। जी, प्रॉफिट में नहीं है, मतलब वीकनेस ऑब्वियसली जब आपकी कॉस्ट ज्यादा है तो फिर आप प्रॉफिट्स में नहीं है। ये पीआईए कुछ अरसे के लिए प्रॉफिट्स में आया था। जब पीटीआई आई थी तो उसके 6 महीने बाद ये प्रॉफिट्स में आया था। फेसबुक के कई पेजेस पे ये प्रॉफिट में आ चुका था। उन्होंने कहा जी हमारे आते ही जो है वो हम पीआईए को प्रॉफिट्स में ले आए। एक जगह एक बंदे ने कमेंट किया, उन्होंने कहा जी पीआईए का प्रॉफिट पिछले साल से 50 बिलियन बढ़ गया। तो नीचे एक बंदे ने लिखा प्रॉफिट बढ़ा या रेवेन्यू बढ़ा। तो आगे से वो जो पोस्ट लगाने वाला था उसने कहा एक ही चीज तो होते हैं दोनों। तो वहीं पे उस बंदे पे नफरीन करके और मैं उस पोस्ट से वापस आ गया कि ये इसको जब खुद इतना ही नहीं पता कि इन दोनों में क्या फर्क है, तो ये भाई साहब बताएंगे कि जी कौन सा इदारा पाकिस्तान का प्रॉफिट कर रहा है और कौन सा नहीं। रेवेन्यू बढ़ा था क्योंकि रेट बढ़ गए थे, तो रेवेन्यू पिछले साल की निस्बत 50 बिलियन बढ़ा था और खर्चे पिछले साल की निस्बत 80 बिलियन बढ़ गए थे। तो बहरहाल मतलब प्रॉफिट में आ जाते हैं इदारे, ये डिपेंड करता है। सही लीडरशिप हो, अगर वो क्या कहते हैं खुददार लीडरशिप हो और अमरीकी गुलामी से आजाद गवर्नमेंट हो, तो फेसबुक पे आप बड़े अच्छे तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सर एक ये भी है कि इन्होंने यानी कि दूसरी यानी एयरलाइंस की निस्बत ज्यादा ही कोई एक्सेस अमाउंट में एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से कुछ पैसा इनका बाउंड हो। अगेन वही बात है कि मतलब इनकी ओवर स्पेंडिंग हुई हुई है। पैसा बाउंड तो नहीं कह सकते, गवर्नमेंट के इदारे के पास अनलिमिटेड पैसा होता है। जब तक खजाने में पैसा है तब तक गवर्नमेंट के इदारे के पास पैसा है, और इदारे को बंद भी नहीं कर सकते। मिनिमम तो थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज आपको चाहिए। ऐसा ना हो कि आप घर जाके पढ़ें तो थ्रेशोल्ड रिसोर्स भी किताब में किसी जगह लिखा नजर आ जाए इसी चैप्टर में, फिर आपको लगे कि सर ये हमें बाद में दिखाएंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम वो पढ़ चुके हुए हैं। खैर अगेन तो आपको कुछ मिनिमम रिसोर्सेज तो बहरहाल चाहिए। अपॉर्चुनिटीज पे बात करते हैं। क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या पीआईए के पास क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इनको क्या क्या बेनिफिट नजर आ रहा है। एक तो इन्होंने कहा और एयरलाइंस को एक्वायर कर सकते हैं। ये एक दो हल्की एयरलाइंस हो, बेचारे मुश्किल वक्त में हो, चल ना पा रहे हो, उनका मोटे प्रॉफिट हो, उनको प्रॉफिट ना मिल रहा हो, ये उनसे कहें आजा तू भी साथ आ जा, हम तो डूब रहे हैं तो भी आगे डूब रहे। ठीक है, तो किसी प्राइवेट एयरलाइन को ये एक्वायर कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। और अगेन खुद अपना सेटअप बढ़ा सकते हैं, किसी इंटरनेशनल लेवल के इस तरह के इदारे के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम है कि आप गवर्नमेंट ओन भी तो है ना, तो आप एक खास लेवल से ज्यादा अपने आप को बेच भी नहीं सकते। प्राइवेटाइज हो सकते हैं, मार्केट में अपने शेयर्स दे दें, आवाम आएगी इन्वेस्ट करेगी, 40% प्राइवेट लोग होंगे, 60% गवर्नमेंट होगी। प्राइवेट लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आके बैठेंगे तजर्बे के साथ, वो प्रॉफिट कमाना चाहते होंगे, वो इदारे के ऊपर उस तरह के काम करेंगे जिससे इदारा चलेगा। इन्होंने कहा स्टाफ थोड़ा सा जदीद किया जा सकता है। ठीक है, स्टाफ के साथ ब्रैकेट में मैं उसको पायलट्स मानूंगा। ठीक है जी। इन्होंने कहा नहीं सर, वो आपने हॉस्टेस का आपने पहले बताया था कि वो ज्यादा एज की हैं। जी ठीक है जी। इन्होंने कहा सर जो दूर से वैन गुजर रही होती है उसमें भी मैया नजर आती है। ये देखने वाली नजर है जो दूर से गुजरने वाली वैन के अंदर बैठी हुई माई को रिकॉग्नाइज कर रहा है। जी ऑनलाइन में सर गुड जॉब गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एक्सटर्नली किसी के स्टाफ को ट्रेनिंग देकर पैसेंजर्स को इंक्रीज कर सकते हैं ड्यू टू बिहेवियर। बाहर से कंसल्टेंट लेके आ सकते हैं, अपने स्टाफ को ग्रूम कर सकते हैं। स्टाफ के एटीट्यूड का मसला है, उसकी ट्रेनिंग्स ली जा सकती हैं, अपना सिस्टम इंप्रूव किया जा सकता है। पायलट्स के प्रॉपर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स वगैरह करवाए जा सकते हैं, जिससे उनको आप जो है जो किताबी बातें हैं वो बता सकते हैं। क्योंकि ये बात तो साबित हो चुकी है कि डिग्री और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में डिग्री बेचारी तो साइड पे कहीं पड़ी हुई होती है। एक और ये भी है कि मतलब जब से दूसरी तरफ यानी कि आर्मी से रिटायर्ड जो पायलट होते हैं उनके यानी ज्यादा नहीं 40-45। जी आपके अपने मुल्क में इतने ज्यादा अच्छी सोर्सिंग मौजूद है, पीआईए मौजूद है, पीआईए कह रहा हूँ, पीएफ मौजूद है। वहां से रिटायर्ड होते हैं। अब पीएफ के अंदर पायलट बहुत जल्दी रिटायर हो जाता है। 40 की एज में अगर आपको एक बंदा मिल जाए, बड़ा एनर्जेटिक किस्म का पायलट हो, आप उसको अपने पास लेके आए, उसको अच्छा कैरियर मिल जाएगा, आपको अच्छा पायलट मिल जाएगा जो कि
वेल एजुकेटेड पैटर्न से डिग्री ट्रेनिंग और पूरा एक सिस्टमेटिक फ्लो से लेके आ रहा होगा, बस वो ऊपर जाके जहाज को गोल गोल घुमाना शुरू कर दे। ये थोड़ा सा उसे बताना पड़ेगा कि नहीं भाई ये धुआं कटने वाला जहाज नहीं है, मुसाफिरों वाला जहाज। सर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं जैसे एमिरेट्स वाले करते हैं, यस आप बार बार, फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप गवर्नमेंट ओन्ड है ना, तो आप गवर्नमेंट के नाम पे लोगों को इमोशनल कर सकते हैं, क्या है पाकिस्तान की अपनी जाती एयरलाइन को प्रमोट करें, पाए पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान आपसे है, आप पाकिस्तान से हैं, आइए पीआईए में सफर करें, बाहर के बंदों की इन्वेस्टमेंट मंगवा सकते हैं, कंफर्ट लेवल बढ़ा सकते हैं। अच्छा ये तो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके अलावा एक चीज जो हम इग्नोर कर रहे हैं, कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर्स। पुराने जमाने में लोग पैसे कम खर्च करते थे लेयर्स पे, आज के दौर में ज्यादा खर्च करते हैं। वो बंदा जो कि 8,000 7,000 टिकट पे खर्च कर सकता है ट्रेन की, सिर्फ उसे थोड़ा सा थपकी देनी है आपने और 15,000 की जहाज की टिकट वो ले लेगा। अगर आप उसे ये रियलाइज करा देंगे यार क्या कर रहे हो, तुम्हारा 2 दिन, एक दिन जाने वाला, एक दिन आने वाला, या एक दिन यहाँ से निकलने वाला, एक दिन वहां पहुंचने वाला, ट्रेन में सारा जाया हो जाएगा। आओ जहाज में 1 घंटे में लाहौर से कराची पहुंच जाओ, दरमियान में तुम्हें बड़े इज्जत से हम खाना शाना भी खिलाएंगे और तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम्हें बड़ा सुकून भी मिलेगा। अगेन ये जो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, इसका फायदा उठाया जा सकता है। लोग लेयर्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। पहले एयर ट्रैवल बहुत बड़ी लग्जरी माना जाता था और अब लोग कैजुअली एयर ट्रैवल अच्छा खासा कर रहे होते हैं। मतलब शादियों पे दूसरे शहर की लोग फ्लाइट से जा रहे होते हैं, जो कि पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये अपॉर्चुनिटी तो है कि लोगों के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, लोग खर्चा अब लग्जरीज पे ज्यादा करना शुरू हो गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको फिर ये इस वक्त जो है लाहौर से कराची की सिचुएशन, ट्रेन लेट हो रही हैं, बसेस के बहुत ज्यादा मसले चल रहे हैं, सड़क जो है वो सक्खर से आगे अच्छी खासी तबाह हुई हुई है और रास्ते में सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह भी हैं। तो ऐसे में ये बड़े आराम से इस चीज का फायदा उठा के लोगों से कह सकते हैं कि यार जिंदगी प्यारी नहीं, आओ 20,000 रुपए तो हमारे साथ जी। अगेन वो ये तो इनके स्ट्रेंथ है ना, हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, अपने रूट्स बढ़ा सकते हैं, अलग अलग मुल्कों में अप्लाई कर सकते हैं। वो मुल्क जहां पे आपके बहुत सारे लोग जाते हैं, थोड़ी सी डाटा पे एनालिसिस करके देख सकते हैं कि आपके कितने लोग यहाँ से दुबई जाके और दुबई से आगे किसी और मुल्क जा रहे होते हैं। और क्यों दुबई से जा रहे होते हैं? क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जा रही होती। तो थोड़ा सा उसे देख लें, कनेक्टिंग फ्लाइट्स को थोड़ा सा देख लें, तो आपको कुछ ऐसे आइडियल रूट समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये पिछले दिनों उन्होंने किया कि जब उन्होंने ज़ियारत वगैरह के करीब का टाइम नजर आया, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स लाई, हज के करीब का टाइम आया, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स लाई। तो आप इस तरह के इवेंट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी, चेलुम के करीब इराक जाने वाले बड़े लोग होंगे, इसमें रमजान के अंदर और हज के पास उम्रा हज वगैरह ये बहुत दुनिया जा रही होगी। तो आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि सेहत के कौन कौन से डेस्टिनेशन हैं जिन पे काम हो रहा है पाकिस्तान में, आप उनके लिए रूट्स निकाल सकते हैं। जी, बजट फ्लाइट्स निकाल सकते हैं। जब आपके पास खर्चा सारा कुछ है और आपकी फिक्स कॉस्ट अच्छी खासी है, तो व्हाई नॉट कि आप नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ाएं, आप लोगों को भरें, कम पैसे लें, कॉस्ट लीडरशिप की तरफ आए और सबको साइड पे कर दें। क्योंकि कोई और कॉस्ट लीडरशिप इतनी नहीं कर सकता है, खास लेवल से नीचे प्राइस सिर्फ पीआईए गिरा सकता है। कोई और गिराएगा तो वो शायद 1 2 3 4 5 दिन के लिए हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। थ्रेट्स क्या? ये इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल, बाहर की दुनिया से पीआईए को क्या थ्रेट है? अच्छी प्राइवेट एयरलाइंस इनको खराब कर रही हैं। और ये इंटरनल मसला है, हम एक्सटर्नल थ्रेट की बात कर रहे हैं। ये अच्छी तरह समझना है कि व्हाट इज इंटरनल, व्हाट इज एक्सटर्नल। जी, एक भाई ने अपॉर्चुनिटी में बताया कि सर वर्ल्ड कप या इस तरह के इवेंट्स पे भी फ्लाइट्स चलाई जा सकती हैं। यस जी, थ्रेट्स जिस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी बस या ट्रेन के ऊपर मिल रही थी, इसी तरह से बस या ट्रेन आपके अगेंस्ट थ्रेट भी है। अच्छी क्वालिटी की ट्रेन
अच्छी क्वालिटी की बसेस, स्लीपर बसेस, एग्जेक्टिव बसेस। लोग कहते हैं कि ठीक है अगर सुकून से जाना है तो कोई बात नहीं, हमें ऐसी कौन सी जल्दी है, हम सुबह चल के अगर शाम में पहुंच जाएंगे, रात में पहुंच जाएंगे कराची, तो ठीक है। हम जहां से भी जाते तो पहले लाइन में लगो, एयरपोर्ट तक पहुंचो शहर से बाहर, फिर उसकी लाइन में लगे, फिर अंदर जाएं, 1 घंटा पहले आपका चेक इन होगा, फिर आप बैठेंगे, इंतजार करेंगे, फिर जाएंगे, फिर वहां से बाहर निकलेंगे, अपना लगेज निकालते निकालते तो 5-6 घंटे एवं ही आपके लग तो जाने ही है। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम 13 घंटे वाली बस में बैठ के चले जाएंगे, जो कि कॉस्ट में 1/3 होगी और जिसकी लेग स्पेस भी बेहतर होगी और जहाज से ज्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा। तो जहां बसेस और ट्रेन की रूट अपॉर्चुनिटी है कि उनको हरा के ये अपने रूट्स बढ़ा सकते हैं, वहां वो थ्रेट भी है इनके लिए कि वो अगर इंप्रूव हो गए। फॉर एग्जांपल लाहौर से फैसलाबाद इतना छोटा ट्रेवल है कि लोग जहाज पे क्यों जाएंगे जब उनको बसेस सस्ते। इवन लाहौर से इस्लामाबाद बहुत कम हो गई हैं फ्लाइट्स, क्योंकि आपका जो सड़क का ट्रैवल है वो 3.5-4 घंटे पे आ गए, और एयरपोर्ट्स में बहुत ज्यादा आप डिपेंडेंसी और बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। तो अगेन ये थ्रेट्स हैं कि इनको जो लैंड रूट है, रेल रूट है, ये अच्छा खासा इनको मुतासर कर सकता है। सर लो कॉस्ट विद कंफर्ट इज थ्रेट, उन्हें जो भी कम पैसों में कंफर्ट देगा इनके लिए थ्रेट है। फिर इनके लिए थ्रेट क्या है, कोई भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुई, फॉर एग्जांपल कल इमरान खान ऐलान कर दे कि खबरदार आप कोई कौमी एयरलाइन में सफर नहीं करेगा मेरा चाहने वाला, रुल जाएंगे। ठीक है, लोग एकदम से बाइकआउट कर देंगे। अब ये गवर्नमेंट होने का नुकसान भी तो है कि ऑपोजिशन आप पे अटैक कर देगी, दूसरा मुल्क आप पे अटैक कर देगा। पाकिस्तान इंडिया का हल्का सा भी मसला होता है, इंडिया उठा के आपकी एयर स्पेस बंद कर देता है। वो कहते हैं जी हमारे मुल्क के ऊपर से नहीं गुजरना, और जिससे आपकी फ्लाइट जब लंबी होती हैं तो आप बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। जी सर जैसे दूसरे एयरलाइंस आ रही हैं तो उससे गुडविल को भी तो दूसरी एयरलाइंस आ रही हैं और अच्छा सर्व कर रही हैं तो ये थ्रेट है। अगेन वही बात है कि जहां जहां अच्छी वैल्यू लोगों को मिल रही है वो आपके लिए थ्रेट है। फिर कोविड अचानक से आता है और इंटरनेशनल ट्रेवल्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इस तरह के और मसले, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, पॉलिटिकल एसोसिएशन, आपके मुल्क की बदनामी, आपके मुल्क का ग्रे लिस्ट में चले जाना, आपके मुल्क के बारे में डिफॉल्टर का स्टेटस हो जाना, ये सारी चीजें आपको नेगेटिव करती हैं। वो तो फिर ओवरऑल थ्रेट्स हैं ही, मतलब जो आपके वेदर इश्यूज हैं वो तो मसला है ही है। टेक्नोलॉजी जिस तरह लोग ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं आप दूसरे मुल्कों में जाते, टेक्नोलॉजी आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। लोगों ने अब ट्रैवलिंग कम कर दी है और वो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, तो मीटिंग और ऑफिशियल ट्रैवलिंग तो बहुत ही कम हो गई है। अब लेयर ट्रैवलिंग ज्यादा रह गई है या फैमिली ट्रैवलिंग ज्यादा रह गई है। तो आपको फिर उस तरह से सोचना होगा। फिर आपको अपने ऐसे एड्स बनाने चाहिए जो कि इमोशनल हो, थोड़ा सा फैमिली वाले उठ के जो है वो यहाँ से अमेरिका चले गए और अपने अपनों से मिले जाके, और फिर वापस आके अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाया। अमेरिका बुरा भी है और जाना भी वही है। जी कहानी समझ आई? किताब में एक एग्जांपल दी हुई है इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी की, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक एग्जांपल दी हुई है। मैंने आपसे प्रैक्टिकली डिस्कशन की है कि जी स्वॉट एनालिसिस अगर हम करेंगे तो हम किन चीजों को देख रहे होंगे। हमने एक पाकिस्तान का एक फेमस इदारा उठाया। अब अगेन आईकेएप एक्सपेक्ट कर सकता है कि इस लेवल का अगर इदारा है तो आपको पता होगा उसके बारे में। हाँ लेकिन शायद ये नहीं शायद एक्सपेक्ट करे कि स्कैन के बारे में आपको पता होगा और आप स्कैन के बारे में स्वॉट एनालिसिस कर सकेंगे। दामन में वक्त में थोड़ी सी गुंजाइश कम थी, वरना स्कैन्स के ऊपर भी हम थोड़ा सा एनालिसिस करते, कोई मसला नहीं। सामने एग्जांपल उन्होंने दी है फार्मास्यूटिकल कंपनी की। उनकी स्ट्रेंथ है उनका एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज, उनका हाईली स्किल्ड साइंटिस्ट वर्कफोर्स में। उन्होंने एडवांस इक्विपमेंट पे जो खर्चा किया हुआ है, उनके 6 प्रोडक्ट्स पेटेंट्स हैं रजिस्टर्ड, उनके वो हैं। देन प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं। वीकनेस क्या है, उनके रिसर्च प्रोजेक्ट काफी स्लो चल रहे हैं। उनका पुअर रिकॉर्ड है कि वो रिसर्च प्रोडक्ट को नई प्रोडक्ट के अंदर लाने में जरा देर लगाते हैं। रिसर्च 6, 7, 8 साल तक चलती रहती है, बड़ी मुश्किल से उसकी बेस पे कोई प्रोडक्ट सामने आती है। रीसेंट इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर इस कंपनी को या फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। अपॉर्चुनिटी जस्ट ये एक एग्जांपल दी है कि अगर एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी बैठ के अपना स्वॉट एनालिसिस करेगी तो मोटी मोटी क्या चीजें लिखेगी, इसको याद नहीं करना, ये जो अंदर लिखी हुई बात है। कोई भी एग्जांपल किसी को भी उठा के आप कर सकते हैं। तो जाहिर है फिर टेस्ट में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी सेक्टर अचानक से आ सकता है। टेस्ट में स्कैन डाल देते हैं, अच्छा आपकी बातें सुनाई भी नहीं देंगी और हमें दिखाई दे देंगी, तो हम वीकनेस और थ्रेट्स जो है उसके ऊपर काम कर लेंगे, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को अच्छा प्रमोट कर लिया करेंगे। खैर
अपॉर्चुनिटीज क्या है? टोटल मार्केट डिमांड बढ़ रही है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, या आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। नई साइंटिफिक डिस्कवरीज होने वाली बाकी हैं, दुनिया में हर वक्त नई नई बीमारियां आ रही हैं, लेकिन उनकी वैक्सीनेशंस बनने में बड़ा टाइम लग रहा है। आप देखें कि कोविड के टाइम पे कितनी अपॉर्चुनिटीज थी, कंपनियों ने अरबों रुपया खर्च कर दिया है कि जो सबसे पहले इसकी वैक्सीन बना लेगा वो एकदम से दुनिया में छा जाएगा। देन थ्रेट्स, दो मेजर कंपेटिटर आपस में मर्ज हो गए हैं, आपकी मार्केट खराब करेंगे। कुछ गवर्नमेंट की नई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ रही हैं जो कि आपको अफेक्ट कर सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, आपके बिजनेस को ठप कर सकती हैं। तो अगेन किसी भी सेक्टर में किसी भी जगह पे आप जो है ये बोल रहे हैं, पीआईए का भी हुआ हुआ है सर, इसके ऊपर ये भी यानी कि कोई इंपोर्ट बिजनेस हो उसके ऊपर भी SWOT एनालिसिस किसी भी बिजनेस पे, हर बिजनेस, हर कंपनी, हर एसबीयू अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकता है, लेकिन बहुत ही अनबायस्ड होकर जब स्ट्रेंथ सोचनी है तो बुराई नहीं सोचनी है, और जब बुराई सोचनी है तो अच्छाई नहीं सोचनी। आपने 4 डायमेंशन में बात करनी है, तब आपका एनालिसिस कंप्लीट होगा और फिर आपको पता लगेगा कि आप कहां खड़े हैं और कहां जा सकते हैं। जी, भाई के सवाल से पहले मैं बता दूं तो फिर टेस्ट जो है चैप्टर 8 जितना हमने 1:03 तक पढ़ा था, जो कि स्वॉट एनालिसिस हमने पढ़ लिया था 1:03 तक। तो स्वॉट एनालिसिस, वैल्यू चेन और रिसोर्स ऑडिट, ये 3 चीजें हैं। और वो जो छोटे छोटे से कनेक्टेड टॉपिक नहीं है, कॉर्पोरेट रिसर्च, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि आसान अल्फाज में चैप्टर 8 अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सारा। लेकिन जो यूनिक बात है वो दोबारा मैं आपको याद करा दूं, ये टेस्ट मंडे को नहीं है, ये सैटरडे को, यानी कि परसों जो सैटरडे आ रहा है उस पे टेस्ट है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे जो है वो रिजल्ट की वजह से अफेक्टेड है। और अगेन अगर ट्यूसडे को जाके अचानक पता लगा कि वेडनेसडे को रिजल्ट है, चांसेस थोड़े कम है, ऑल्दो वो बार बार क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अगर अचानक से पता लगा तो वो सुबह सुबह आपको रिजल्ट पता लग जाएगा, हमारी क्लास के टाइम तक आप जो है वो होश में आ चुके होंगे। चले, अगर अचानक पता लगा तो हम उस दिन क्लास नहीं करेंगे, लेकिन फिर हम उस वीक में बाकी दिनों में फिर हम सैटरडे तक जा रहे होंगे, फिर हम फ्राइडे भी ऑन कर रहे होंगे, सैटरडे भी ऑन कर रहे होंगे, ताकि हमारे दिन तो हमारे पूरे होना। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं सैटरडे को टेस्ट में, जितना टिल डेट हमने पढ़ा।